नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 16 फरवरी 2025 को कंडक्ट होने जा रहा है, उसकी तैयारी कैसे अच्छे ढंग से करें, इसके लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लास्ट 50 डेज़ में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 24 दिसंबर है। तो लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल तक सभी इस वीडियो को देख लेंगे। कल से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना वो चालू कर सकते हैं। तो कल से यदि हम 16 फरवरी तक देखें तो हमारे पास लगभग 53 दिन का समय है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इतने कम समय में हम पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आप सबको क्लियर कर दूं, जिस किसी ने भी कभी भी थोड़ा बहुत भी सिलेबस पढ़ा हुआ है एमपीपीएससी का, एक आध दो यूनिट भी पढ़ी है, उनके लिए भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी आराम से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और सिलेक्ट भी हो सकते हो। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा टाइम बाउंड मैनर में चलने की और स्ट्रेटजी के साथ सही ढंग से तैयारी करने की। थोड़ा डिसिप्लिन रह के अभी आप पढ़ेंगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अब मैंने इस पूरे सिलेबस को, जो हमारी प्रीलिम्स की ये साइड में आप सिलेबस भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप भी चाहें तो हार्ड कॉपी अपने साथ रख सकते हैं। और सिलेबस तो हमें याद होना ही चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो एक स्टूडेंट की यही होनी चाहिए कि उसे सिलेबस याद हो। तो इसमें हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स को मैंने जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। अब हमारे सिलेबस में एक यूनिट आती है यूनिट 8। यूनिट 8 जो है वो है टोटली करंट अफेयर्स के बेस्ड पे। इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और एमपी का करंट अफेयर हमसे पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश समसामयिक घटनाएं। इस यूनिट के लिए अब इसमें मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि एक हफ्ते में आप ये यूनिट कर लो। इसलिए सबसे पहले ही पॉइंट मैंने ये लिखा है कि आपको इस यूनिट को डेली करंट अफेयर मैगज़ीन से, आप कोई भी मैगज़ीन ले सकते हैं, एग्ज़ामपीडिया की एमपी के लिए, तथ्यवान की एमपी के लिए, स्पीडी है आपकी नेशनल करंट अफेयर इंटरनेशनल के लिए। आप जो भी आपको पसंद आए आप वो मैगज़ीन प्रेफर कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं। इस यूनिट को तैयार करने का सबसे आइडियल तरीका यही है कि आप सुबह शाम को जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो डेली आप 1 आवर करंट अफेयर डेली रीड करते रहें। इसके थ्रू आपकी ये पूरी की पूरी यूनिट्स ही, जो 8th यूनिट है हमारे सिलेबस में, वो कंप्लीट यूनिट ही आपकी कवर हो जाएगी। देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा ये एक यूनिट आपकी ख़त्म हो गई। तो एक यूनिट का काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा 1-1 घंटे में। अब बचती है हमारे पास 9 यूनिट। 9 यूनिट का क्या करना है अब वो मैं आपको बताऊंगा। अब यदि आप 25 तारीख से भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने इस क्रम में रखा हुआ है फिफ्थ यूनिट को। 5th यूनिट में आती है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड एमपी। सबसे पहले इस यूनिट में हमें ध्यान देना है कि हमें सिलेबस में दिए हुए पॉइंट्स के अलावा पूरी लक्ष्मीकांत या पूरी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है संविधान सभा। अब इसमें संविधान सभा लिख दिया ना आयोग ने, मतलब संविधान सभा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको सब पता होना चाहिए कि संविधान सभा कब बनी, कितनी बैठक हुई, कौन सी बैठक में कौन सा प्रस्ताव लाया गया, कौन सी समिति वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जो भी पॉइंट सिलेबस में दिए हुए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है और सिलेबस में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ही आपको थोड़ा सा डीप में जाके तैयार करना है। और मेनली आपको पॉलिटी में आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 2-3 आर्टिकल्स हर बार आपके पेपर में देखे जा सकते हैं, तो आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए। और
कमिटीज़ वगैरह इन सब के नाम याद रखिए, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके की चीज़ें, और ईयर याद रखिए। इससे आपका ये पॉलिटी का सिलेबस तैयार हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आपको कितने दिन असाइन किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डेज इसलिए दिए हैं ताकि आप इसे एक बार में ही अच्छे से कंटेस्ट कर लें। आप पूरा सिलेबस तो 4 दिन में ही पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है, आर्टिकल वगैरह आप भूल जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा 1-2 दिन रिवाइज करके भी 7 दिन में ऐसा कर लीजिए कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में इसे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद 31 दिसंबर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं जनवरी में। देखो, आप भूल ना जाओ, इसलिए मैंने बार बार इस चीज़ को दोहराया हुआ है अपने स्लाइड में भी कि डेली आपको 1 घंटे करंट पढ़नी है, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सुनिश्चित कर पाएंगे। देखिए, करंट अफेयर इतनी ईजी चीज़ है, आपने कुछ भी पढ़ लिया तो जब वो एग्ज़ाम में आपके सामने आएगा ना, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा। और करंट अफेयर में ये नहीं कि सिर्फ अपन मैगज़ीन ही पढ़ रहे हैं, आप लोग टाइम पास के लिए यदि सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी ऐसे कुछ पेजेस रहते हैं जो करंट की न्यूज़ पोस्ट करते रहते हैं। जैसे आज ही की मैं आपको एक घटना बताऊं कि कोई श्याम बेनेगल करके एक हस्ती है महान, तो वो अभी उनका निधन हुआ है 99 साल की उम्र में। तो पीएससी आपसे पूछ लेगा कि श्याम बेनेगल कौन थे? अभिनेता थे, कलाकार थे, निर्देशक थे कि खिलाड़ी थे? तो इस तरीके से आपको उसका आंसर आना चाहिए कि भाई वो निर्देशक थे और उनका 99 साल की उम्र में निधन हुआ। तो ये हम डेली रोज़मर्रा की जो बातें रहती हैं उन्हें सुन के भी करंट अफेयर सीख सकते हैं, और पीएससी में इसी तरीके का करंट पूछा जाता है। ठीक है, तो आप डेली करंट अफेयर पे ध्यान दें। अब जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, 2025 लग चुका है। अब हम 1 जनवरी को आ चुके हैं। 1 जनवरी से अब हमने यूनिट उठाई है यूनिट 7। यूनिट 7 कहाँ है भैया? यूनिट 7 यहाँ है। यूनिट 7 में आपको मेनली, यूनिट 7 थोड़ी मिक्स्ड यूनिट है, थोड़ी बड़ी भी यूनिट है, लेकिन अच्छे मार्क्स दे के जाएगी, ऐसी यूनिट है। यूनिट 7 में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो थोड़ा नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या जा सकती है, क्योंकि ये थोड़ी साइंस के ऊपर आधारित यूनिट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन इसमें भी जो उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाली ये जो पॉइंट्स हैं, ये लगभग ये करंट में भी आपको कवर होंगे, और जो फेमस जो मिशन होते हैं इसरो वगैरह के, वही पूछे जाते हैं। इसके बाद ये प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, इसमें आप ईयर वगैरह, इनके हेडक्वार्टर वगैरह ये याद रखना। जैसे कि आपका IISc कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो भाई अपना भोपाल में है। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उनका ईयर भी पूछा जा सकता है। इस यूनिट में परेशान करने वाला टॉपिक थोड़ा सा जो है वो है मानव शरीर संरचना। ये बायो का टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान देना। और हड्डियों वाले जो पोर्शन रहता है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। फिर इसके बाद पोषण आहार, पोषक तत्व वाला जो टॉपिक है, इसमें विटामिन वगैरह और डिसीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें अपने को थोड़ा ध्यान दे के पढ़नी है। तो इस यूनिट में आप 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डेज़ हैं। 7 डेज़ में आप इसे आराम से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बिल्कुल एक एक चीज़ इसकी रट लो। मेन तो आप मिशन वगैरह रट लेना, इसरो के संस्थान रट लेना, पोषण आहार में विटामिन वगैरह ये सब देख लेना। बाकी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र है, इससे थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना, इसे रटना मत, इसे ध्यान दे के पढ़ना। फिर ये आपदा प्रबंधन है, ये टॉपिक तो देखो आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा और आपको इधर भी मिल रहा है। तो आपदा प्रबंधन आप चाहो तो ज्योग्राफी में पढ़ लेना। आपदा में वही आपके अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह ये सब चीज़ें, साइक्लोन, तो साइक्लोन हमारा टॉपिक है अपनी ज्योग्राफी में, हम वहाँ देख लेंगे इसे। बाकी सतत विकास अवधारणा, ये भी टॉपिक रिपीटेड है, ये हम 6 यूनिट में देख लेंगे। तो आपको बेसिकली ये टॉपिक पढ़ना और यहाँ तक पढ़ना है, तो ये एक हिसाब से आधी यूनिट है यहाँ। फिर भी आपको 7 दिन दे रहा हूँ मैं, 7 दिन में आप आराम से इसे कंप्लीट करो। इसके PYQ भी देखो, और इसमें आप चाहो तो अपनी थोड़ी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए घटना चक्र की साइंस एंड टेक की जो ऑब्जेक्टिव आती है वो आप इसमें प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 7th यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं 8 फरवरी को। 8 फरवरी से हम कौन सी यूनिट लेंगे? 8 फरवरी से हम लेंगे 9th यूनिट। 9th यूनिट में हमारा आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।
सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो ये यूनिट है बहुत सरल, और ये यूनिट भी आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। जो पहले मैंने शुरू में टॉप में यूनिट्स रखी हैं ना, जो शुरुआत से आप सोच रहे होगे कि भैया ने कहाँ से एकदम से 5th यूनिट ले आए, फिर 7th ले आए, लाइन से नहीं चल रहे, सीक्वेंस से नहीं चल रहे। तो भाई लाइन से अपने को इसलिए नहीं चलना, अपन को पहले टॉप प्रायोरिटी की यूनिट लेनी है कि जहाँ से क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। अब मैं हिस्ट्री ले लेता, हिस्ट्री में तो देखो कुछ भी आ जाता है, और कुछ भी ऐसा आ गया भाई, कहीं मुग़ल काल का कुछ पूछ डाला, किताब में तब पूछ ली, अब उसमें कन्फ्यूजन होना जायज़ है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ कन्फ्यूजन कम होगा। 2 बार आपने रिवाइज़ कर लिया तो मतलब मेरी गारंटी है कि आप गलत नहीं करके आओगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाली यूनिट में जो पहला पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। इसे लगभग आपको 1 दिन तो इसी में लग जाएगा। 1 दिन इसे पढ़ो, बाकी 3 दिन ये सारे टॉपिक पढ़ो। और ये तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने को पता रहती हैं। सोशल मीडिया अपन यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो फाउंडर कौन है, कब बना, ये सब चीज़ें। इसमें एआई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। आजकल गवर्नमेंट एक्टिव है, एआई के टूल्स बन रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह है। तो अपने एमपी गवर्नर ने जस्ट आस्क एआई करके यूएनएफपीए के साथ डेवलप किया है। तो ये सब चीज़ें अपने को, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम भी अभी बहुत सारे चल रहे हैं ना, साइबर फ्रॉड, तो ये यूनिट में ऐसे करंट आधारित ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट अपने को 4 दिन में कंप्लीट करनी है। एनी हाउ वैसे तो ये 3 दिन की यूनिट है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे अपन 4 दिन मान के चल रहे हैं। इसके बाद अपन आते हैं 4th यूनिट पे। 4th यूनिट है अपनी मध्य प्रदेश का भूगोल। देखो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है ना, वो बहुत ईजी है। ये सबसे ईजीएस्ट चीज़ है और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली चीज़ है। एमपी जीके में जो चीज़ आप गलत नहीं कर सकते हो वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। बाकी आप और जो इतिहास में जाओगे, पॉलिटी में जाओगे, वहाँ गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश के भूगोल में ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा आप नदियों पे ध्यान दो, नदियों पे, पठार पे ध्यान दो। स्पेशली इसमें आप मालवा प्लेट्यू में जो भी फसलें वगैरह हो रही हैं, ये सब चीज़ें देखो। जलवायु आप पढ़ लोगे, मुश्किल से आधे घंटे में आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर मिट्टियाँ भी आप आधे घंटे में पढ़ लोगे। फिर जो ध्यान देने योग्य चीज़ है वो है खनिज। जो खनिज वाला टॉपिक है ना, खनिज में क्या है, एमपी की क्या रैंकिंग है, एमपी की रैंक कौन से खनिज का प्रोडक्शन एमपी में हो रहा है और उसकी क्या रैंक है इंडिया में, वो हमें देखना है। और इसकी ट्रिक भी होती है, वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो हम कंटेंट की बात कर लेते हैं। फसलों को आप देखो, जल संसाधन सिंचाई परियोजना, ये तो करंट में आप पढ़ लोगे। फिर इसमें इम्पोर्टेंट आता है एक ये पॉइंट, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत से। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ इसमें है थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कभी कभी हम रिन्यूएबल को नॉन रिन्यूएबल लगा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना। और जो एमपी में सोलर पार्क वगैरह बन रहे हैं, जैसे रीवा अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क है, तो कितने मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है, ऐसे ऐसे करके जो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है ना, विंड मिल्स वगैरह, ये सब आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना। इधर से क्वेश्चन आता ही है और बहुत ईजी आएगा। फिर उद्योग वही हमारे मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, इसमें भी उद्योग में आप नए उद्योग तो आप बता ही दोगे। इसमें आप थोड़ा देखना जो पुरानी, जैसे कि भाई बानमोर मुरैना में सबसे पहले फैक्ट्री कब लगी थी, 1934 में लगी थी कि 1924 में लगी थी। इस तरीके के जो ईयर रहते हैं ना, पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी, एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ है, ऐसे ऐसे करके कि भाई एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहाँ है, उज्जैन में। ये क्वेश्चन थोड़े से इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। जनसंख्या वितरण, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है सेंसस, इसे बोलते हैं सेंसस को, ये जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। सेंसस तो हमें इंडिया का भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और एमपी का भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें दोनों सेंसस आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और एमपी का जो सेंसस है, एमपी के सेंसस को हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। डीप में इन द सेंस के इसे थोड़ा लॉजिकली भी पढ़ना आप,
कि इसमें आप सीक्वेंस पूछ सकता है वो, कि जैसे आप एक सिंपल नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो क्या कम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि भाई बढ़ते क्रम में जमाओ घटते क्रम में जमाओ, कि भाई कि चाइल्ड सेक्स रेशो किस ज़िले में ज़्यादा था, और चाइल्ड सेक्स रेशो और फीमेल और मेल चाइल्ड सेक्स रेशो में कितने का डिफरेंस है। ऐसी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पूछी जा सकती हैं एमपी में। तो ये इजी यूनिट है, इसको भी आप चाहें तो लगभग 4 दिन में, वैसे ये भी 3 दिन में हो जाएगी, लेकिन एक दिन आप चाहो तो आराम से भी कर सकते हो इसे। ठीक है, अब अपन आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 3rd यूनिट पे। देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डायरेक्ट इसके बाद इसलिए ले लिया अपन ने कि आप पढ़ते ही हुए ही आओगे, थोड़ा ज्योग्राफी का माहौल रहेगा आपके दिमाग में भी, तो आसानी से ये जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो एक हिसाब से आप 1 हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो। तो इसको अपन ने दिए 1 2 3 4 5, इसको अपन ने दिए 5 दिन। 5 दिन में आराम से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करो। इधर भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान नदियों पे ही देना। ये नदियाँ, कोई भी नदी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी, कौन से पहाड़ी छोटे मोटे ही नदी भी है ना, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की, तो सारी नदियाँ अच्छे से याद करना। इसके बाद झीलों का भी आप पूरा याद रखो, झीलों को भी छोड़ना मत, एक भी झील नहीं छूटनी चाहिए। झीलों का, पर्वत और पहाड़ियाँ, पहला जो पॉइंट है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना ये है बहुत सरल, लेकिन क्या मैटर ज़्यादा है। अब जैसे बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट अपने एमपी में, लेकिन बालाघाट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं। नंदा लेक, अब नंदा लेक आप सोचोगे कि उत्तराखंड में होगी, लेकिन है कहाँ पे, गोवा। तो ऐसी चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको। तो झीलें आप याद रखो, नदियाँ याद रखो। बाकी ये जो पॉइंट है जलवायु घटना है, ये इससे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वाले स्टेटमेंट वाले, कि भाई जैसे वो बोल देगा एल नीनो है, एल नीनो बोल देगा कि इंडियन ओशियन का फिनोमेना है, कि एल नीनो की घटना भारतीय महासागर में होती है, अपने हिंद महासागर में होती है। जबकि एल नीनो कहाँ का है, पूर्वी प्रशांत महासागर की घटना है। इस तरीके से कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको आप, इसमें आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना पूरा, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन में आपके हो गए वन। हाँ देखो, एक चीज़ छूट गई थी ज्योग्राफी ऑफ एमपी में, वन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वन दोनों जगह इम्पोर्टेंट है, आप एक साथ ही पढ़ लेना। वन में अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 की, ये अपनी 18वीं वन रिपोर्ट है। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, इसका पूरा डाटा अपने को याद होना चाहिए। डाटा कुछ नहीं होता, 5-6 चीज़ें रहती हैं कि भाई जैसे एमपी में पढ़ोगे, अपने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में। तो उसको पूरा आप सीक्वेंस से पढ़ोगे, भाई एमपी के बाद कौन है, शुरू के टॉप 4 राज्य कौन से हैं। फिर पिछली बार के रिपोर्ट के बाद, जैसे ये हर 2 साल में आती है, पिछली बार 21 में आई थी, तो 21 से लेकर 23 के बीच में वन क्षेत्र कितना बढ़ा, ये डिफरेंस कितने का आ गया, कि भाई कितने किलोमीटर बढ़ गया, 11 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया, क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको वन रिपोर्ट में, इसके तो वीडियो हज़ारों अभी बन रहे हैं यूट्यूब पे, कोई सा भी एक वीडियो देख लो, लेकिन इसको याद करना है अपने को, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है, इसको नोट कर लेना कहीं। और जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में कभी कभी आपको डायरेक्ट डाटा बता देंगे, लेकिन अपने को थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है उसमें, कि डिफरेंस भी देखना है उनका। ठीक है, इसके बाद खनिज यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हैं। खनिज की, जैसे कोयले की खदानें वगैरह के नाम, कहाँ पे कौन से खनिज की पैदावार हो रही है, कहाँ कौन सा खनिज का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह, उड़ीसा का रीजन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें आप इसमें कवर कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की नीतियाँ। यहाँ से देखो, यहाँ से तो फसलें ही इंपॉर्टेंट हैं अधिकतर। बाकी हरित क्रांति में आप देख लेना कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। जैसे एम एस स्वामीनाथन को अभी अपन ने भारत रत्न भी दिया है, तो उस एम एस स्वामीनाथन के बारे में आप पढ़ लेना, तो वो आ सकता है। ठीक है, दूसरी हरित क्रांति की नीतियाँ, इससे APJ अब्दुल कलाम एसोसिएटेड थे, इस तरीके की चीज़ें। जैसे PL 480 प्रोग्राम USA का अपन ने कब चलाया, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा सा डीप में जाके इसे आप नेट पर सर्च करोगे, सब आ जाएगा इसके बारे में। यहाँ भी ऊर्जा के गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोत, जो भी मैंने ये MP में बताया, वही सेम इंडिया में पढ़ लो, वही सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंडिया का, वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है,
इसके बाद भारत के प्राकृतिक खतरे आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। अब चक्रवात सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा है बहुत सरल, बस कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, अब वो पूछेंगे भाई ये चक्रवात इंडियन ओशियन में आया था कि बे ऑफ बंगाल में आया था। तो इसलिए हमें जो रिसेंट के चक्रवात हैं वो, और पहले कभी पूर्व में कोई बड़ा चक्रवात आया हो, सुपर साइक्लोन है 1999 का, और 2004 की कोई सुनामी वगैरह की जैसी चीज़ें रहती ना, तो वो आपको थोड़ा यहाँ देखना है। और चक्रवात में आपको मेनली ध्यान रखना है कि चक्रवात की कंडीशन क्या होती है, कि भाई सी सरफेस टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना कंडीशन इसकी, वो भी आप देख लेना। बाकी देखो ये जनसंख्या वृद्धि यहाँ भी आ गई, मैंने बोला था, तो यहाँ भी आप सेंसस का ध्यान रखें, सेंसस पूरा पढ़ लें। देखो इंडिया के सेंसस में आपको ज़्यादा डीप में नहीं आना, इंडिया के सेंसस में ऊपर ऊपर पढ़ो, फैक्ट पढ़ो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, एमपी वाले में लगाना दिमाग थोड़ा, ठीक है। अब अपन आ गए हैं 20 जनवरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन 20 जनवरी के बाद आते हैं 21 जनवरी पे। 21 जनवरी से अपने पास अपने हाथ में है 6th यूनिट। 6th यूनिट में क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं है, इसमें वैसी अर्थव्यवस्था नहीं है जैसी यूपीएससी में आती है। यूपीएससी में आते हैं कंसेप्ट, जो इकोनॉमिक कंसेप्ट होते हैं, जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये सब यहाँ नहीं है, ये सब मेंस की चीज़ें। यहाँ तो फैक्चुअल चीज़ आएगी। अब जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति का मतलब क्या है कि भाई मध्य प्रदेश का इंडिया की जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, एमपी सर्विस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब चीज़ें। इसमें आप कोई भी मार्केट से अच्छे पब्लिकेशन की बुक लोगे, इसके पूरे सिलेबस के अनुसार आपको बुक मिल जाएंगी। निर्माण की बुक अच्छी है इसमें, ये इकोनॉमी वाले में तो, और इसका तो बहुत सारा पोर्शन आपको करंट अफेयर में ही मिल जाएगा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी ये जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का मानवीय संसाधन का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के जो हमारे संस्थान हैं, स्वास्थ्य नीति वगैरह ये सब चीज़ें देख लो, स्वास्थ्य के कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम चल रहा है वो देख लो। शिक्षा में अपनी जैसे CM राइज स्कीम वगैरह आई, ये कब आई, और शिक्षा के जो संस्थान हैं पुराने, ये सब कि भाई कौन सा शिक्षण संस्थान कहाँ है, कि भाई जबलपुर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, भोपाल में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, इनके नाम वगैरह कब बने। जैसे भोपाल का मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, इस तरीके की चीज़ें, ये बेसिक सी देखना। बाकी देखो सतत विकास लक्ष्य, देखो मैंने बोला था ये अपने 7th यूनिट में भी था, ये देखो सतत विकास की अवधारणा SDG यहाँ भी था और यहाँ भी है, डुप्लीकेशन हो गया है। और इसको अपन एक ही बार पढ़ेंगे, अपन इसको 6th में पढ़ेंगे। 6th में कुछ नहीं, MP की रैंक देख लेना, 17 SDG है। 17 SDG में आपको रैंक देखनी है कि भाई MP कौन से रैंक पे खड़ा है और MP का स्कोर क्या है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ये MP इंडिया में नीति आयोग इसका SDG इंडिया करके रिपोर्ट निकालता है, नीति आयोग की रिपोर्ट आप इसमें पूरी पढ़ लेना, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME अधोसंरचना, इसमें MSME पर ध्यान देना। देखो MSME में क्या है, MSME की डेफिनेशन वगैरह होती है कि MSME में लघु उद्योग, मध्यम उनको उद्योगों को क्या, उनके क्या क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कृषि में हमारा, जैसे हम कृषि प्रधान हमारा राज्य है, तो कृषि में वही अपना कहाँ कौन सी फसल हो रही है, कौन सी फसल में हमारा कौन सा रैंक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन सी फसल के पैदावार में फसल की रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। कि सोयाबीन में, सोया स्टेट है हमारी, सोयाबीन में पहली रैंक है, दलहन में कौन सी, तिलहन में कौन सी, ये रैंक, इसमें रैंक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये हमारी गवर्नमेंट मिशन चला रही है, ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना कि भाई ये 22 फरवरी कब चालू हुआ, कि इस तरीके से कि डेट वगैरह, इसके 4 पिलर हैं, ये सब चीज़ें इसको डिटेल में पढ़ लेना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को एक जिला एक उत्पाद में कुछ नहीं करना, एक जिला एक उत्पाद स्कीम कब आई ये याद रखो, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही ये याद रखो, इसके बाद कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है ये याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें छोटा सा टॉपिक है ये IPR का,
अब आईपीआर में, एमपी में आईपीआर में छोटा सा डाटा है कि एमपीआर से कितने आईपीआर फाइल हो रहे हैं, कितने प्रतिशतों में वृद्धि हो रही है। बुकों में मिल जाएगा आपको, निर्माण की बुक में मिल जाएगा, और आपको उसमें भी मिल जाएगा, परीक्षा धाम वगैरह की बुक में, तथ्यवाण में मिल जाएगा, कहीं भी कोई सी भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक में सब दे रखा है। इसमें आप पढ़ो कि आईपीआर के अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जीआई टैग होता है, जीआई टैग अपन कितने साल के लिए इशू करते हैं, कि 10 साल के लिए इशू करते हैं। पेटेंट है तो इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें पीएससी का जो सिलेबस है, इसमें टोटल सिलेबस में 70 पॉइंट हैं, 70 टॉपिक हैं। 70 टॉपिक में आपको हर एक पॉइंट को उठाना है, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ा आपको साइंटिस्ट टाइप पढ़ना पड़ेगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ये वाली यूनिट, अब हाँ अभी इसमें बचा हुआ ना, तो भारत की नवीन अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र है, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, बस वो पढ़ना है कि कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का हमारी जीडीपी में क्या योगदान रहा है, ये सब चीज़ें। बाकी ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये आपको बिल्कुल एकदम पके पकाए नंबर देंगे। आरबीआई के बारे में तो आपको जितनी जानकारी मिल सके, आरबीआई के बारे में तो पूरी जानकारी पढ़ो, नेट पे सर्च कर करके पढ़ो, पहला दूसरा तीसरा गवर्नर कौन था, ये सब चीज़ें। वाणिज्य बैंक अपने एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, सेबी वगैरह, फिर एनबीएफसी हो गई। इसके बाद विदेशी व्यापार नीतियाँ, G20 सार्क आसियान, ये 3 चीज़ें अलग से लिख रखी ना, G20 सार्क आसियान, इनका पूरा डिटेल में पढ़ लेना, इनकी हिस्ट्री, और इनकी आने वाली समिट कहाँ होने वाली है, और अभी कौन सी समिट हुई है, और इंडिया कितने बार इनका समिट का अध्यक्ष रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। G20 अभी अपने हुआ था, तो ये अभी आया नहीं है पेपर में, लेकिन आ सकता है। एमपी में भी इसकी मीटिंग हुई थी, अच्छे से पढ़ लेना। फिर इसके बाद अपन आते हैं सेकेंड यूनिट पे। देखो सेकेंड यूनिट में क्या है, देखने में बड़ी है। अब मैं पहले तो इसे छोटी कर देता हूँ आपके लिए। आप आए मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, हटाओ इन्हें क्योंकि ये 10वीं यूनिट में भी हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी हटा दो क्योंकि ये भी 10वीं यूनिट में है। बाकी आपका ये 2 पॉइंट हट गए, ठीक है, तो ये कम हो गया अपना सिलेबस इसका। इसके बाद ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट और बाकी पूरी यूनिट ये बराबर है, इसलिए इसमें अपन ने 4 दिन का समय लिया है। 4 दिन में आप 1.5 डे, 1.5 दिन आपको क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश और स्वतंत्रता में योगदान। तो प्रमुख राजवंश अपने ज़्यादा नहीं है राजवंश, वो क्या बुक्स में आपको लगेगा कि कुछ कुछ अलग से राजवंश की बुक आने लगी, अलग से मत पढ़ो उनको, जो कॉमन बुक्स आ रही हैं उनसे जनरल आइडिया लो। और राजवंश में ज़्यादा आपको डीप में नहीं आना, कौन सा राजवंश किस समय में था, उसका ईयर याद रखो, उसका फाउंडर याद रखो, और जो उनके नामी जाने माने जो उनके शासक थे, जैसे परमार वंश में राजा भोज थे, तो राजा भोज के बारे में थोड़ी डिटेल याद रखो, राजा भोज ने जो किताबें लिखी वो याद रखो, और इन राजाओं के समय में जो कवि थे उनकी रचनाएं और उन कवियों के बारे में थोड़ा याद रखो, उनने कौन सी राजधानी वगैरह बनाई, ये सब चीज़ें। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, तो ये तो छोटा सा है, 5-6 पेज के टॉपिक हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपको 1920 से लेके 1947 तक की घटनाएं हैं, वही जो इंडिया में हो रहा था वही एमपी में हो रहा था। जैसे नमक सत्याग्रह हुआ, वो हुआ, जंगल सत्याग्रह, यही सब चीज़ें ये आपको यहाँ मिल जाएंगी, झंडा सत्याग्रह। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश के त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, ये बुक्स में आपको दे रखी है। अब ये जो कला और स्थापत्य कला है ना, ये भी आपका जनजातियों का ही टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर जो कलाएँ हैं वो जनजातियों की ही कलाएँ हैं, तो ये भी आप एक हिसाब से इसमें पढ़ ही लोगे। बाकी ये त्यौहार है, त्यौहार आप अलग से पढ़ लेना, परीक्षा धाम की बुक में ये वाला टॉपिक अच्छे से दे रखा है। लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, ये लोक संगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य है ना, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई आपको संजा गीत है, तो संजा गीत कहाँ, मालवा में है कि निमाड़ में। अब आपने पढ़ा था, जब मालवा पढ़ा था टिक करके आ गए निमाड़,
तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके हैं छोटे से ही कि बघेलखंड, बुंदेलखंड, 4 अपने रीजन है, बुंदेलखंड, निवाड़ और आपका मालवा रीजन। तो इनके आप है ना छोटे से एक पेज में नोट्स बना लेना और इन्हें आए दिन आप कभी भी जब आपका मन हो इनको रिवाइज करते रहा करो, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साहित्यकार, उनकी कृतियाँ। ये थोड़े मेरे ख्याल से 5-6 पेज के साहित्यकार होंगे। साहित्यकार में कोई भी साहित्यकार मत छोड़ना, छोटा बड़े से बड़ा साहित्यकार कंप्लीट पढ़ना। इससे क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी इससे 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, अभी तो शायद पिछले बार नहीं आया कोई क्वेश्चन, लेकिन 23 के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। साहित्यकार पूरे पढ़ो, उनकी रचनाएं पढ़ो, वो कहाँ पैदा हुए, उन्हें कौन से अवार्ड मिले, ये सब चीज़ें पढ़ लेना इसमें। और मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, ये तो छोटे से ही हैं, वैसे तो अपने को स्थल पता ही रहते हैं, लेकिन राजवंश में भी बहुत सारे मंदिर आपको पता चल जाएंगे। वो सब ये कॉमन सा ही टॉपिक है, राजवंश से रिलेटेड ही है। और बाकी अभी जो अपनी एमपी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, महाकाल लोक बनाया, महामाई लोक बन रहा है, इस तरीके से ये थोड़े करंट की चीज़ें भी इसमें जोड़ सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल अपने वही 3 धरोहर स्थल हैं कि भाई एक खजुराहो का है, एक आपका हो गया सांची, एक हो गया भीमबेटका। तो ये कब बने, विश्व धरोहर में कब शामिल हुए, उनके ईयर और इनकी जो विशेषता है वो, और इनको किसने बनवाया। जैसे भीमबेटका गुफाओं को तो खोजा गया था, तो विष्णु श्रीधर वाकाटकर के नाम पे, जैसे अभी उनको रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम भी अपन ने रखा है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अब। तो वो अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे भले ही वो 3 स्थल हैं, लेकिन तीनों को पूरा डीप में पढ़ लेना। अब खजुराहो है, खजुराहो आप इधर राजवंश में भी पढ़ोगे, चंदेल, तो उसी समय आप इसको इंटीग्रेट करके टॉपिक को पढ़ लेना कि भाई चंदेल राजवंश में ही अपन खजुराहो के पूरे जो मंदिर हैं, मंदिर में भी जो है कि भाई 3 ग्रुप में मंदिर हैं, तो तीनों ग्रुप के मंदिर को अलग अलग पढ़ लो कि भाई ईस्ट ग्रुप, वेस्ट ग्रुप और साउथ ग्रुप। नॉर्थ ग्रुप नहीं है खजुराहो के मंदिर में। तो कौन कौन सा मंदिर किसने बनवाया और कौन सा मंदिर कौन से देवता को समर्पित है, किस धर्म से संबंधित है, ये सब आप इसमें देख लेना। तो इस तरीके से आपकी 2nd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा बल्कि यूनिट नहीं है ये। यूनिट क्या है, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का है, इसमें फैक्ट ही फैक्ट है, इसमें कुछ समझने ऐसी चीज़ ही नहीं है। इसलिए आप इसे 3 दिन में पढ़ो और 1 दिन में जो आपको कठिन लग रहा है ना चीज़ें, जैसे आपको ये लोग कलाएँ वगैरह कठिन लगेंगी तो ये रिवाइज करा, साहित्यकार को रिवाइज कर लिया, मंदिर एक आध बार देख लिए, तो ऐसा हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद अपन देखो, अपन 28 जनवरी तक पहुंच गए हैं। अब अपना टाइम ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अब अपन आ गए 29 जनवरी पे। अब 29, 30, 31, 1, 2 5 दिन, 5 दिन आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश पीएससी के बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली यूनिट, और आयोग जिसमें से गलत प्रश्न खड़े करता है वो वाली यूनिट है यूनिट 10, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। अब बुक्स में जो है, बुक्स में बहुत सारी जनजातियाँ दी हैं, लेकिन अपने को ज़्यादा ध्यान देना है जो मध्य प्रदेश की बहुल जनजातियाँ, जैसे भील, गोंड, कोल, बैगा, भारिया, सहरिया, इनका एकदम पूरा 100% पढ़ो। इनका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इनके त्यौहार, ये कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इनमें किस तरीके की मैरिजेस हो रही, शादियाँ हो रही, इनकी कोई लोक कला, लोक संगीत है, तो आप सब इनका कंप्लीट पढ़ो। तो इस तरीके से जनजातियों में अपन को मेन जनजातियों पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो अपनी बहुल जनजातियाँ हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी इसमें जो है ये जो टॉपिक है भौगोलिक विस्तार आपको बुक में मिल जाएगा कि भाई किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है, कि जैसे भील हैं तो मालवा साइड मिलते हैं, इस तरीके की चीज़ें। कितना % है अपने एमपी में भीलों की पॉपुलेशन का, ये भी पढ़ लेना आप। सब चीज़ें डाटा ही डाटा है इसमें शुरू के पॉइंट में। फिर जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 10-15 प्रावधान है, वही कि जनजातियों की डेफिनेशन है, तो किस में 244 में है, किस में आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल वगैरह हैं, तो वो सब देख लेना। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कब बना, किसकी सिफारिश पे बना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा
ध्यान दे के पढ़ लेना। ये टॉपिक आपको क्या है, पूरे नंबर दिला देगा, इसमें सीधा आंसर आ जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ें हैं बस ये यहाँ तक, ये 2 पॉइंट है कन्फ्यूजन वाले। अब इसमें जो PVTG है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, तो ये अपनी है बैगा, भारिया और सहरिया, 3 अपने मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ लेना आप अच्छे से। फिर घुमंतु जातियाँ और प्रमुख जनजातियाँ, ये कोई अलग से नहीं है, ये तो जनजातियों को ही घुमंतु और विमुक्त करके अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है। वही हैं, जनजातियाँ अपनी सेम है, बस इनके नंबर याद रखना कि कितनी जनजातियाँ हैं। अपने यहाँ लगभग 51 जनजातियाँ को 51 में से 21 विमुक्त हैं और 30 घुमंतु हैं शायद, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। इस तरीके से आप इसको यूनिट को कंप्लीट करना। बाकी इनकी विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, पर्व, भाषा, इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना। अब इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, एक जनजाति जो काम कर रही है वही दूसरी भी कर रही है। तो इस केस में अपने को क्या करना है, जैसे गोंड है और बैगा, अब ये मध्य प्रदेश के सदर्न ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, इस इलाके में। तो ये क्या ना, कन्फ्लुएंस है उनका, तो कुछ त्यौहार ये मनाएंगे ना तो वो ये भी मनाएंगे। तो इसे क्या है, मैप में रख के पढ़ो। अब जनजातियों को मैप रख के पढ़ना कि भाई आपको उससे ये समझ में आएगा कि यार नहीं यहीं है ना, बैगा भी यहीं है, यहीं गोंड है, तो थोड़ा बहुत उनमें सिमिलरिटी तो होगी सही। इस तरीके से जैसे भाई अब यहाँ आओगे तो भील आएंगे, फिर यहीं थोड़े दूर भारी आ जाएगा, यहीं कोरकू आ जाएगा, तो इनमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं इनका मिक्सचर रहता है। तो आप मैप रख के पढ़ोगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता में योगदान। तो इसमें अपने 10-15 व्यक्तित्व हैं, जैसे आपका हो गया टंट्या भील हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, बादल भोई हो गया। इन सब लोगों के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना, इनने कौन सी लड़ाई लड़ी, ये कब शहीद हुए, उनके नाम पे हमने कोई सा स्थान बनाया है क्या, उनकी मूर्ति कहाँ लगाई गई है सबसे बड़ी, है ना। इस तरीके की चीज़ें, कोई उन पे योजना हमारी गवर्नमेंट चला रही हो तो वो देखो। फिर ये इसके बाद एक ये टॉपिक है मध्य प्रदेश में संबंधित संस्थान जनजातियों से और प्रकाशन। तो जनजातियों से संबंधित हमारे कुछ प्रकाशन भी हैं, वन्या वगैरह संस्थाएं हैं ये। तो ये जो संस्थाएं हैं भोपाल और छिंदवाड़ा, जबलपुर वगैरह में, वो कब बनी, उनका ईयर और उनकी लोकेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जैसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, तो वो पहले वो दिल्ली में उसे बनाया गया था, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी, जगह की कमी के कारण फिर उसे भोपाल लाया गया। तो कब वहाँ बनाया गया और कब भोपाल लाया गया, इन दोनों की डेट इम्पोर्टेंट है। और कहाँ है वर्तमान में, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य जनजाति संग्रहालय अलग है, अपना इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय अलग है, तो दोनों में डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। बादल वही म्यूजियम है, तो भाई वो छिंदवाड़ा में, कब बनाया गया, उसका नाम बादल वही कब करा गया। इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी देख लेना। ये भी इस यूनिट में ये जो संस्थान वाली टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, और ये जो संवैधानिक प्रावधान, ये आपको अच्छे नंबर दे देंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें जो थोड़े से सरल होंगे और 5 क्वेश्चन कठिन होंगे इस यूनिट के। तो 10 क्वेश्चन में से आप कोई अच्छे से पढ़ के जाएगा तो 7 क्वेश्चन तो वो ईजिली बना लेगा, और बाकी 3 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको, जैसे जो मैपिंग बता रहा हूँ ना मैं, आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा उसमें लाभ मिल जाएगा, आप उसे एलिमिनेट करके उसका आंसर ले आओगे। ठीक है, अब अपनी 9 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपनी लास्ट यूनिट बची है यूनिट 1। अब आप सोचोगे कि मैंने यूनिट 1 को लास्ट क्यों रखा, जबकि सिलेबस में वो पहली यूनिट है। देखो यूनिट 1 जो है ना भैया, वो यूनिट पढ़ लो या फिर आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, वो बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो ये जो पॉइंट है ना, अब आयोग ऐसे थोड़ा टेक्निकलिटी का ध्यान नहीं रखता, साइंटिफिक सिलेबस नहीं है ये अपना। अब इसमें ये एंशिएंट, मेडिएवल और ये जो है ये मॉडर्न, तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग होती है अपनी, कितनी बड़ी हिस्ट्री है, उन्होंने सब कुछ यहीं डाल दिया। और इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकली भी नहीं लिखा कि पॉइंट वाइज लिखा हो। तो उसमें अभी अपन तीनों की हिस्ट्री अलग अलग पढ़ने जाएंगे, फिर अपन ये पूरा सिलेबस कब पढ़ेंगे। इसलिए अपना फोकस जो होना चाहिए ना, हमारा फोकस होना चाहिए बड़ी अपनी 9 यूनिट्स पे।
हमें 9 यूनिट्स पे फोकस करना है ज़्यादा। इस यूनिट को इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इस यूनिट में आप कितना भी पढ़ जाओगे गलती की संभावना बहुत ज़्यादा है, और मैं तो कहूँगा 99% इसी में है गलती की संभावना। तो इस यूनिट पे अपन इसको लास्ट में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ के नहीं जाना है, इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा इस यूनिट के बगैर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 9 यूनिट को पूरा पहले अच्छे से पढ़ लो, 100% उनको पढ़ लो, फिर अपन फर्स्ट यूनिट पे आएंगे। अब फर्स्ट यूनिट में अपन देखो फरवरी लग चुका है ऑलरेडी, अपन 10th यूनिट करते करते कहाँ तक आ गए हैं, फरवरी तक। अब अपने को करना है यूनिट 1 जो कि हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने 4 और 5 फरवरी 2 डेट डिसाइड करी है यूनिट 1 के। जो नया पोर्शन ऐड हुआ है, जो नया पोर्शन ऐड हुआ है ना, ये देख रहे हो आप, संकल्पना एवं विचार। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, षड दर्शन, ऋतसभा समिति, पंच महायज्ञ, ये जो इतना तीर्थंकर तक का पोर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंफ्यूजिंग है। इसे आप आराम से 2 दिन पढ़ो, पूरा बिल्कुल इसका निचोड़ निकाल लो, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ लो। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो हैं, PDF भी बहुत सारी हैं, पूरा रट लो इसे, क्योंकि इधर से तो क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। इसलिए इसे 2 दिन दिए। अब क्या करना है आपको, अब देखो अपन 5 तारीख तक आ गए भैया। अब यहाँ किन लोगों से बात चल रही पहले वो मैं स्पष्ट करूँगा आपको। यहाँ उन लोगों से बात चल रही है इस वीडियो में, ये जो स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिन्हें बिल्कुल लेना ही है सिलेक्शन इस बार। और यकीन मानो मेरा कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे ना, और आप 5 फरवरी तक भी यहाँ तक आ गए फॉलो करते करते, तो आपका लगभग 90% तो सुनिश्चित हो चुका है कि आपका हो जाएगा प्रीलिम्स। इसीलिए अब थोड़ा सा आपको कमर कसनी पड़ेगी 5 तारीख के बाद। अभी यहाँ तक आपने जो भी करा, ये आपने लगभग 92% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब आपका 8% बचा है थोड़ा सा, ये जो इसका 1 यूनिट का बचा हुआ पोर्सन है। तो अब आपको क्या करना है, 5 तारीख तक हमने यूनिट वाइज पढ़ा, ठीक है। यूनिट 1 का भी नया पोर्शन इतना हम पढ़ चुके हैं, ये जो मैं आपको राइट साइड में बता रहा हूँ ना, इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इतना बचा है अपना, तो अपना सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अब ये जो पोर्शन बचा है ना, इसको हम सिर्फ इसको ही नहीं पढ़ते रहेंगे। अब हमने इसका जो है स्मार्ट वर्क के थ्रू हमने ये पोर्शन अलग से निकाला, क्योंकि यहाँ से संभावना ज़्यादा है, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हमें 5 तारीख से यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे से लिखने में, ये 3 और 4, ठीक है। अब हमें 5 तारीख से रिवीजन भी करना है। तो 5 से लेके हम 14-15 तक हमें रिवीजन भी करना है। यदि हम यहाँ तक रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हमने जो 10 यूनिट पढ़ी हैं इतने पिछले 50 दिनों में, वो हम भूल जाएंगे। तो 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमें रिवीजन के साथ साथ अब हमें 10-10 घंटे इधर पढ़ना पड़ेंगे। लास्ट का जो जब एग्ज़ाम आ जाता है ना, उस समय हमें थोड़ी हमारी सिटिंग कैपेसिटी और रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। अब हमें यहाँ पे 10-10 घंटे पढ़ना है डेली। 10 घंटे में अब यहाँ तो हम यूनिट 1 का इतना पोर्शन कंप्लीट कर चुके। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमें सुबह के 1-2 घंटे जो यूनिट 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले आप ध्यान देना, इसमें एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया जो है वो अब लूसेंट से पढ़ लेना। और उसमें भी आप जो मेडिएवल में जो रचनाएं हुई, किताबें वगैरह लिखी गई, जो भी इनके राइटर्स वगैरह थे, वो सब देख लेना। बाकी ये कला प्रारूप साहित्य पर, ये भी लूसेंट में 8-10 पेज की एक यूनिट है। इसमें भी जो कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें, साहित्य वगैरह तो अपना इसी में ही आ जाएगा ऊपर। बाकी त्यौहार और पर्व उत्सव ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है कि भाई कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, खर्ची पूजा कहाँ पे होती है, इस तरीके की चीज़ें ये आप पढ़ लेना। बाकी ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तो वैसे एक ही दिन के पॉइंट हैं, लेकिन इधर से आपको नंबर मिल सकते हैं, एक यहाँ से नंबर मिल सकते हैं, एक यहाँ से। इन दोनों की गारंटी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि इधर भैया गलती हो सकती है। 19वीं 20वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन जो हैं
जो अपने जो मूवमेंट चले थे ना, शुद्धि मूवमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती वगैरह, राजा राम मोहन रॉय ने जो भी मूवमेंट चलाए सती प्रथा वगैरह के खिलाफ, ये सब चीज़ें इधर आएंगी आपकी, ये सब इधर पढ़ लेना आप। बाकी जो इंडिया का जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था वही 1900 से लेकर 1947 तक, वही भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब चीज़ें आप पढ़ना, इनको पूरे डिटेल में पढ़ना। ये आपको जो भी फेवरेट बुक हो उससे पढ़ लेना। इनमें इनका लीडर कौन था, ये किस डेट को हुए और कहाँ पे हुए, लोकेशन और इनका लीडर इम्पोर्टेंट है। बाकी ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इसमें क्या है कि जो अपन आज़ाद हो गए फिर सरदार पटेल ने अपनी रियासतों का एकीकरण किया, वो कैसे किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 का, उससे हमने कितने ज़िले बनाए, कौन सा राज्य किस ईयर में शामिल हुआ, कौन सा राज्य पहले यूनियन टेरिटरी था फिर वो राज्य का दर्जा उसे हमने कब दिया, ये सब। और इसमें तो ये पुनर्गठन देखो अभी तक चल ही रहा है। अभी रिसेंट में भी अपना जैसे तेलंगाना बना, फिर उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग किया, ये अभी यहाँ तक का अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या डेट ही डेट है, डेट ही डेट है, तो वो आप थोड़ा रट लेना इसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आप क्या, इसको फुल टाइम नहीं लेना, इसको आप सुबह 2-3 घंटे 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच में आप इसे, इधर भी आपको 5-6 दिन में इसको धीरे धीरे 2-3 घंटे करके फिर आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ आपको क्या करना है, ये आपको 3-3 घंटे ही देना है 1 यूनिट को, आप फर्स्ट यूनिट को। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी जो भी यूनिट आपको ऐसी लग रही है कि आप भूल सकते हो, उसका डाटा भूल रहे हो, उसके फैक्ट भूल रहे हो, उनको रिवीजन करते चलना है। तो आपको 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी हमने पहले पढ़ा है, देखो अभी ये फर्स्ट यूनिट तो अपन लेटेस्ट ही पढ़ते हुए आएंगे 10 तारीख तक, ये तो अपने को ज़्यादा रिवाइज करनी नहीं पड़ेगी। और 8वीं यूनिट का मैं बता ही चुका हूँ तुम्हें कि भैया एग्ज़ाम होने तक अपने को करंट छोड़ना नहीं है, पढ़ते ही रहना है। तो 2 यूनिट तो यही हो गई, अब बची 8 यूनिट। अब 8 यूनिट को आपको इन दिनों के बीच में, ये जो 5 से लेकर 15 का टाइमिंग है ना, इन दिनों के बीच में आपको 8 यूनिट्स का मटेरियल रिवाइज करना है। तो 8 यूनिट में आपको ऐसा पॉइंट टू पॉइंट पूरी चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको मेन चीज़ पढ़नी है जो आप भूल सकते हो, क्योंकि अधिकतर चीज़ तो अपने को जो सरल चीज़ है वो तो याद ही रहेगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपने इतने दिन से कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये स्ट्रेटजी तो मैं आपको आज दे रहा हूँ, इतने दिन से तो आप कुछ पढ़ते ही आ रहे थे ना, तो आपको जो पहले पढ़ा है वो सब याद रहेगा। आप जो भूल सकते हो, जैसे आर्टिकल भूल सकते हो, आर्टिकल रिवाइज करो, अमेंडमेंट भूल सकते हो, अमेंडमेंट रिवाइज करो, पर्वत पहाड़ चोटियाँ इनकी लोकेशन भूल सकते हो, इनको रिवाइज करो, जो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रिवाइज करो। तो लास्ट 10 दिन में अपने को रिवीजन करना है, और बस यही था भैया। तो रिवीजन सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक का ही करना है, जो यूनिट आपकी कमज़ोर है उसका ज़्यादा रिवीजन करना है। 10 दिन में सारा इम्पोर्टेंट रिवाइज हो जाना चाहिए। तो जो 16 फरवरी को जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हंसते खेलते निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई आज का हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स 2025 क्रैक करने की स्ट्रेटजी। और ये कम्प्लीटली टेस्टेड स्ट्रेटजी है, मैंने भी लास्ट ईयर इसी तरीके से स्ट्रेटजी बना के पूरा इसको टाइम टू टाइम और टॉपिक टू टॉपिक और सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो किया और रिज़ल्ट प्राप्त किया। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हो। और बाकी जो ग्रुप है अपना MPPSC मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें कुछ टेक्निकल कारणों से उसमें डायरेक्टली चैट ओपन नहीं हो पा रही है, तो उसमें एक लिंक पिंड है। तो आपके कोई भी डाउट है सिलेबस को लेके, इस स्ट्रेटजी को लेके, कोई भी आपके मन में जो डाउट आ रहा है, उस लिंक के थ्रू आप जाके वहाँ पे उस ग्रुप में कमेंट कर सकते हो। आपकी पूरी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंफर्टेबली उसमें जवाब दिया जाएगा। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें, और मेरे को भी इसका फीडबैक दें कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। इसके बाद जो वीडियो मेरे आएंगे उसमें मैं एक यूनिट का, जो जैसे फर्स्ट यूनिट है, इसको कम्प्लीटली डिकोड करूँगा। पर्टिकुलर वीडियोस बनाऊँगा मैं एक यूनिट के, जिनमें आपको उस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही है, उनको आपको कैसे तैयार करना है ये बताऊँगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।